का होगा, कोई सक्कर का होगा, कोई कराची का होगा, नवाबशाह का होगा, सबका टाइम टेबल और पेपर सेम है। फर्स्ट पेपर आपका 26 को फिजिक्स का है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथ्स बॉटनी साथ है, और फोर्थ पेपर आपका जूलॉजी का है। ठीक है, तो टाइम टेबल आ गया, पेपर्स की भी तैयारी करोगे, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि जो आपकी GT 25 को होनी थी वो GT 23 को या 24 को होगी। आपको फाइनल डेट बताते हैं कि अगर पॉसिबल हो सकता है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने 20, 21, 22 छुट्टियां की हैं ईद की, अगर सिंध गवर्नमेंट भी 20, 21 और 22 छुट्टियां करती है तो 23 को होगी, नहीं तो 24 को जो है वो आपकी जनरल टेस्ट होगी। 25 को नहीं होगी क्योंकि 26 से जो है वो आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पेपर्स की भी तैयारी करनी है। बाकी क्या तैयारी करनी है वो भी आपको पता है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आपको, तो सब तैयारियां कर ली है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था बेटा हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को। प्रैक्टिकल जो होंगे ना बेटा, वो प्रैक्टिकल स्कूल खुद लेगा, कोई एक्सटर्नल वगैरह नहीं आएगा, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। वो ये कहा गया है कि आप प्रैक्टिकल जो भी स्कूल है वो अपने रिजल्ट बना के हमें दे दे, तो इतना बड़ा इशू नहीं है प्रैक्टिकल्स का। आप जिस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वही लोग प्रैक्टिकल लेंगे, और एक दिन के अंदर हो जाते हैं प्रैक्टिकल, इतना मसला नहीं होता। कोशिश करें कि अपने टीचर्स को ये बोलें कि आपको एक दिन के अंदर वो प्रैक्टिकल से फ्री कर दें, ताकि आपका जो है वो टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम शार्ट है बहुत। और अभी आपकी जो मॉक टेस्ट होनी है PMC की तरफ से वो भी होनी है, तो इसलिए आपके पास टाइम बहुत ही शार्ट है। आपको इमरजेंसी बुनियादों पे अपनी तैयारी करनी होगी, और एक तरीके से करनी होगी। ऐसा नहीं कि पूरी रात पूरी दिन बैठ के जो है वो आप बैठ के पढ़ो तो आप बीमार हो जाओगे। मैनेज करना है चीज़ों को, हर चीज़ के अंदर स्ट्रगल के अंदर सक्सेस उस बंदे को मिलती है चीज़ों को मैनेज करता है। स्ट्रगल हर कोई करता है, लेकिन जो तरीके से जिद्दोजहद होती है वही कामयाबी की तरफ ले जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जो है वो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। आप एफर्ट भले कम करें, लेकिन एक पैटर्न के अंदर जब आप एफर्ट करोगे तो वो आपकी कम एफर्ट बहुत ज़्यादा एफर्ट से भारी पड़ेगी। इसलिए तरीके से सोने का ख्याल रखना है, खाने का ख्याल रखना है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, अपने मसल्स को जो है वो कंट्रोल में रखना है। ठीक है, ये जो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं ये ऐसा भी जंग होते हैं। आपके असाब जो होते हैं अगर वो मजबूत होंगे तो आप इस एग्ज़ाम के अंदर या इस टेस्ट के अंदर PMC की आप आराम से कामयाबी ले सकते हो। तो ये सिर्फ जो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होती है, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, ये न सिर्फ एक इंटेलिजेंस का इम्तिहान होती है, लेकिन आपकी एज ए पर्सन भी एक इम्तिहान होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हो, आप किस तरह से अपने आप को एक कंट्रोल में रख के अपने आप को फ्रस्ट्रेट होने से बचाते हो। तो यही वो बातें होती हैं उस कामयाब इंसान के अंदर, जो हर चीज़ के अंदर कामयाब होता है, कि उसका अपने आप के ऊपर कंट्रोल होता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मुख्तलिफ सिचुएशंस को फेस करता है। अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है तो उसी हिसाब से वो अपने आप को तैयार करता है। ऐसा नहीं कि मुख्तलिफ चीज़ों पे बैठ के रोने धोने पीटने बैठ जाए। तो इस तरह से करने से आपकी फेलियर होगी, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटा आज हम अपना टॉपिक कल वाला कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, और हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होती है, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है वो किस तरह से एक्ट करती है, एक्सीलेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, मुख्तलिफ चीज़ें
हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। और आखिर में मैंने आपको पॉइंट्स भी लिखवाई थी, और उन पॉइंट्स के अंदर मैंने एनर्जी के बारे में लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। तो आज हम देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से। ठीक है, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी अगर आती है तो वो इस तरह से चेंज किससे होती है, कैसे होती है, तो उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि एनर्जी, फार्मूले बाद में करेंगे, सिर्फ मैं एनर्जी का बता रहा हूं। एनर्जी इन हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एनर्जी कहां से आती है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो भी चीजें हम यहाँ पे करेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वैलिड होंगे। पहली बात ये कि जो मैंने आपको कहा था कि जब ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हम पहली बात ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा किसी चीज के खिलाफ वर्क से आती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से, उस चीज को हम देखते हैं। तो देखें बेटा, कल हमने ये किया था, इस तरह से हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम बनाया था, और उसमें हमने ये बात बनाई थी, इस तरह से हमने ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम बनाया था। और ये सपोज करें आप मीन पोजीशन की लाइन है, और ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन की लाइन है, और ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन की लाइन है। ठीक है, अब सपोज करें इस तरह से हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मास उससे अटैच है। मास जब इस तरह से मीन पोजीशन पे होता है बेटा, तो स्प्रिंग न स्ट्रेच्ड होता है और न कंप्रेस्ड होता है। इस चीज के बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर इस मास को हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हुई हमारी अप्लाइड फोर्स। ठीक है, हम इसको अप्लाई फोर्स करते हैं, जाहिर सी बात है मीन पोजीशन से अगर स्ट्रेच करके हम एक्सट्रीम तक ले जाएंगे तो एक्सट्रीम तक स्ट्रेच करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे ये ना, ये बॉडी यहाँ पे पड़ी है, अगर इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई भी बॉडी मीन पोजीशन पे है, इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, और फोर्स लगा के मैं इसको स्ट्रेच करके कहाँ पे ले जाऊंगा, मैं इसको स्ट्रेच करके ले जाऊंगा एक्सट्रीम पोजीशन तक। ठीक है, और जिस तरह से किसी भी बॉडी को हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी हम बॉडी को स्ट्रेच करके ले जाएंगे फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जाएंगे। अब आपके माइंड में ये होगा कि कल तो मैंने कहा था कि जब बॉडी मीन टू एक्सट्रीम जाएगी तो डिसेलरेट करेगी, और आज मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो बेटा कल मैंने जो मोशन डिस्कस की थी उसके अंदर मैंने मोशन डिस्कस की थी थ्रू रिस्टोरिंग फोर्स, कि जब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी वाइब्रेट करती है तो ये होता है। लेकिन आज मैं फोर्स अप्लाई करके बॉडी को लेके जा रहा हूँ एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो हम पहली पॉइंट ये लिखेंगे कि अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स मूव्स बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी को मूव करवाती है अप्लाइड फोर्स, और इस कंडीशन में अप्लाइड फोर्स हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर, नेगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स।
क्योंकि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि अप्लाइड फोर्स हम लगाते हैं इस तरह से। और ये अप्लाइड फोर्स हम किसके खिलाफ लगाते हैं? इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ लगाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो अप्लाइड फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट बॉडी तय करती है। इस तरह से स्ट्रेच करके जब हम एक्सट्रीम पे ले जाते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब ले जाएंगे, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ये मैं पहली इनिशियल कंडीशन बता रहा हूँ कि बॉडी जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक हम ले जाएंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करके हम मीन टू एक्सट्रीम ले जाएंगे। उसके बाद जब वहां से छोड़ेंगे तो कल वाला प्रोसेस शुरू होगा। कल भी हमने जो प्रोसेस शुरू किया था वो एक्सट्रीम से किया था, तो जाहिर सी बात है मीन से बॉडी को एक्सट्रीम तक हम ले जाते हैं। अगर मीन से एक्सट्रीम तक जब ले जाएंगे तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी और फिर वही कंडीशंस होंगी जो हम कल पढ़ के आए हैं। तो अप्लाइड फोर्स जो होगी उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो ये स्प्रिंग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्सट्रीम पे। जब ये एक्सट्रीम पे आ जाएगा तो ये फोर्स अप्लाइड है और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया। और बॉडी ने किसके खिलाफ डिस्प्लेसमेंट तय किया? रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ जो है वो डिस्टेंस तय किया है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में पढ़ा है कि जब वर्क किया जाता है अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स तो वो वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग को ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा के हम डिस्प्लेसमेंट तय करवाते हैं। तो फोर्स लगा के जब हम डिस्प्लेसमेंट तय करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट तय होता है उसकी वजह से वर्क अगेंस्ट होता है रिस्टोरिंग फोर्स। और पोटेंशियल एनर्जी का रूल है कि अगर वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स होगा तो वो वर्क हमारा स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ये उस वर्क से आती है जो वर्क हम करके उसको मीन पोजीशन से इनिशियली जब हम इसकी मोशन शुरू करते हैं तो शुरू करते वक्त जब हम इसको मीन टू एक्सट्रीम ले जाते हैं तो उसके ऊपर जो हम वर्क करते हैं वो हमारा वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि ये जो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होता है? एफ डॉट एस के होता है, और एस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है एट एक्सट्रीम पोजीशन। देयरफॉर हम कहेंगे कि वर्क जो होता है वर्क मैक्सिमम होता है, वर्क मैक्सिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि हम वर्क जो करेंगे फोर्स अप्लाई इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होता है? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मकसद है बॉडी को जब हम मीन टू एक्सट्रीम ले जाएंगे तो मैक्सिमम वर्क करेंगे, और मैक्सिमम वर्क अगर हम करेंगे तो वो हमारा वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसलिए वर्क मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टोर होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान में रखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग एनर्जी आती कहां से। तो एनर्जी आपको पता है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो होता ये है कि जब इस इनिशियली मोशन शुरू जब करवाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसको मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जब हम ले जाते हैं तो इनसे एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, और वही जो हमारा वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है
कि ये जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। ऐसा वर्क जो अगेंस्ट ऐसी फोर्स के हो जो स्टोर हो एज अ पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसा फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें ये होता है कि जब हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं तो बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पे होता है तो मैक्सिमम वर्क भी किस पे होगा, एक्सट्रीम पे होगा। और नतीजा ये निकलेगा कि जो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कहाँ पे हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब तीसरी बात ये है कि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है या वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, अब ये पहली बात तो तय हुई कि जब हम मीन टू एक्सट्रीम जाएंगे तो स्प्रिंग के ऊपर वर्क करेंगे और वो वर्क होगा, स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरी बात हम ये तय करते हैं कि ये जो वर्क होता है, ये वर्क जो होता है ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है या ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। ये वर्क है कौन सा? देखिए बेटा, आपको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये हमें कहता है हुक्स लॉ। इसका मतलब है कि अगर हम यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक बॉडी को ले जाएंगे तो जैसे जैसे मीन से एक्सट्रीम तक जाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पे जीरो होती है क्योंकि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अब जब स्प्रिंग को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक हम स्ट्रेच करते हैं तो हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जाते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद है हमारी अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप मीन पोजीशन से दूर जाते जाओगे स्प्रिंग स्ट्रेच होता जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स अगर बढ़ती जाएगी तो आपको अप्लाइड फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सके। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए जरूरी है कि आपको अप्लाइड फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर रखनी है। और रिस्टोरिंग फोर्स होती है वेरिएबल क्योंकि वो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। इसका मकसद है जैसे मीन से आप एक्सट्रीम तक जाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब है आपकी अप्लाइड फोर्स भी बढ़ती जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्लाइड फोर्स जब आप बढ़ाओगे तो ऐसी फोर्स जो इस तरह से चेंज हो रही है तो उसकी वजह से जो वर्क होता है उसको कहा जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले जाओगे तो इसको मीन से एक्सट्रीम तक आप वर्क अगर कैलकुलेट करोगे तो आप वर्क कैलकुलेट करोगे विद द फार्मूला ऑफ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो आप कहोगे कि फोर्स बिटवीन मीन पोजीशन एंड extreme position increases is not uniform, therefore work from mean position to extreme position is equal to work done by वेरिएबल फोर्स। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्क होता है ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। ठीक है, तो पहली बात जो हमने डिस्कस की कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है, इसको हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है। तो मैं इसकी ये 2-3 पॉइंट्स जो डिस्कस किए इनको समराइज कर देता हूं कि जब कोई भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसको जब हम इनिशियली मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं तो मीन से एक्सट्रीम तक ले जाने के लिए हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा के जब स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारा वर्क होता है अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। और हमें पता है कि जब हम वर्क करेंगे अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स
तो वो हमारा वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो हम वर्क अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स करते हैं और वर्क अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे? पोटेंशियल एनर्जी इसलिए मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होती है, जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इसलिए मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम जाते हैं तो ये वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मकसद है कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे तो हमारा वर्क मैक्सिमम होगा, और वर्क अगर मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए जीरो होती है कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मोशन के साथ होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी रेस्ट में होती है, और रेस्ट वाली बॉडी को पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हम दूसरी बात बेटा कि ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है। देखिए बेटा, जब ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, जब ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम इस तरह से ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, और टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि यहाँ पे जब इस तरह का कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर हम टोटल एनर्जी को कंसीडर करते हैं। टोटल एनर्जी का मकसद है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। तो जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो उसके पास टोटल जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन हाइट पे, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो यही कंडीशन आएगी एक्सट्रीम पोजीशन की। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जब ये यहाँ पे इसको ड्रॉप करेंगे तो ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें ये होता है कि जब हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे इस तरह से, जब स्प्रिंग को इस तरह से छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग किस तरफ मूव करेगा? वापस मूव करेगा मीन पोजीशन की तरफ। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे जब आएगा तो क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होती है ये बराबर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये यहाँ पे जिस टेबल के ऊपर अगर फ्रिक्शन जीरो है तो आपको पता है कि फ्री फॉल के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो है तो जो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। शर्त ये है कि एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन नहीं है। तो इसके अंदर भी यही होता है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी तेजी के साथ क्या होती है? मीन पोजीशन की तरफ आती है, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और बॉडी जब मीन पोजीशन पे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल जो होती है वो कन्वर्ट हो चुकी होती है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम वाली टोटल कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक के अंदर। जब बॉडी कहाँ पे पहुंचती है? जब बॉडी मीन पोजीशन पे पहुंचती है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है वर्क पे और एक्स पे,
और मीन पोजीशन पे x 0 होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जब कोई भी बॉडी जमीन पे पहुंचती है तो उसकी हाइट 0 हम मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। बिल्कुल इसी तरह से जब बॉडी मीन पोजीशन पे पहुंचती है तो उसका x 0 होता है। इसका मकसद है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो चुकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसका मतलब एक ये भी होता है इसका मतलब ये भी होता है कि व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, potential energy is converted into kinetic energy and kinetic energy is maximum at mean position। ठीक है, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन मूव करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से पहली पॉइंट। अब देखें इसके बाद क्या हो जाएगा। इसके बाद ये होता है कि जब बॉडी मीन पोजीशन से वापस आती है इस तरह से, जब बॉडी मीन पोजीशन से इस तरफ आती है तो कल हमने पढ़ा था कि बॉडी जब मीन पोजीशन से इस तरफ आएगी तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो वो डिसलरेट करेगी। ठीक है, इसका मकसद है कि जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाएगी तो ये स्लो डाउन होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन तो है नहीं। जब फ्रिक्शन नहीं है तो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चली जाएगी। और जब बॉडी यहाँ पे आएगी फिर इसको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये इस तरह से होता है कि आप ये समझें कि ये एक्सट्रीम टू मीन है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, और ये मीन टू एक्सट्रीम है। जब ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल पे। तो बॉडी का नीचे से ऊपर जाना मीन्स मीन टू एक्सट्रीम, बॉडी का ऊपर से नीचे आना मीन्स एक्सट्रीम टू मीन। ऊपर से नीचे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, नीचे से ऊपर जाने में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। तो यही किस्सा होता है कि जब बॉडी एक्सट्रीम टू मीन आती है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, जब मीन पे आती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मीन से इस तरफ एक्सट्रीम पे जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस एक्सट्रीम पे फिर क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0, और टोटल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन सेम होती है। आप कह सकते हैं कि व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड into potential energy, and potential energy is maximum at extreme position। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आप कह सकते हैं इस तरह से ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज जो होती है ये इस तरह से एक दूसरे के अंदर फ्लक्चुएट होती है और इसके अंदर चेंज आती रहती है। आप ये कहोगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, जबकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज एक दूसरे के अंदर चेंज हो रही होती है, और ये जो होती है ये पीरियाडिक जो है वो चेंज होती है कि हर 1/4 ऑफ टाइम के बाद इसके अंदर जो है वो चेंज आती है।
तो अब पूरी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कौन सी चीजें यूनिफॉर्म रहती है और कौन सी चीजें वेरिएबल होती है, उन चीजों के बारे में मैं लिख देता हूं। जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी देखा था कि कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती हैं और कौन सी चीजें चेंज हो रही होती है, तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि कौन सी चीजें कांस्टेंट रहती हैं और कौन सी चीजें चेंज हो रही होती है। तो इन चीजों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फर्स्ट सेक्शन है उसको मैं समराइज करता हूं। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो चीजें यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है, जो चीजें फिक्स रहती हैं या यूनिफॉर्म रहती है, वो पहला होता है एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड जो होता है ये फिक्स रहता है। अगर कोई भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये मीन पोजीशन है और सपोज करें ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो होता है ये फिक्स रहता है। ये ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज। आप जितना देते हो, अगर 5 सेंटीमीटर देते हो तो कंटिन्यूअसली 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एम्पलीट्यूड को चेंज करने वाली कोई चीज नहीं है। आपने जितना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होता ही एक है। आप 5 सेंटीमीटर दोगे तो कंटिन्यूस 5 सेंटीमीटर रहेगा। आप 10 सेंटीमीटर दोगे तो कंटिन्यूस जो आप दोगे ना वही रहेगा। खुद ब खुद एम्पलीट्यूड ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। ठीक है, और दूसरा होता है इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड जो होता है ये भी जो होता है ये फिक्स होता है। और टोटल जो होता है यूनिफॉर्म, या आप ये भी कह सकते हैं कि कौन सी चीज कंजर्व रहती है। और टोटल एनर्जी इसके अंदर कंजर्व रहती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, उसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और टोटल एनर्जी जो होती है इसकी कंजर्व रहती है। तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें जो होती है वो इसके अंदर फिक्स रहती है। हो सकता है कोई और चीज हो जो मुझे जो है वो माइंड में ना आ रही हो। ठीक है, अगर आपके माइंड में आए तो बता दीजिएगा। हो सकता है कोई और चीज ऐसी हो जो भी फिक्स रहती हो लेकिन मेरे माइंड में अभी वो नहीं आ रही। ठीक है, आपका माइंड जो है वो मुझसे बेहतर है, जाहिर सी बात है, आप नौजवान हो, तो इस हिसाब से अगर कोई ऐसी चीज हो तो बताइएगा, तो मैं दूसरों को भी मैसेज कर दूंगा। मेरे माइंड में भी ये चीजें आ रही है और मेरे माइंड में अगर कोई और चीज आई तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब वो चीजें जो चेंज होती है पीरियडिकली, चेंजिंग क्वांटिटीज। अब पीरियडिकली चेंजिंग क्वांटिटीज का मकसद क्या होता है? पीरियडिकली चेंजिंग क्वांटिटीज का मकसद है जो एक फिक्स टाइम के बाद खुद ब खुद चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजों को कहा जाता है पीरियडिकली चेंजिंग चीजें। अब इसमें एक आप ध्यान में रखिएगा बेटा, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई चीज होती है ना, उसके टोटल टाइम पीरियड को हम कहते हैं टी। इस टाइम पीरियड के 4 हिस्से होते हैं। एक एक्सट्रीम टू मीन के लिए T/4 टाइम होता है, यहां से लेकर यहां तक T/4 होता है, यहां से लेकर यहां तक T/4 होता है, यहां से लेकर यहां तक T/4 होता है। टाइम के हमेशा हम 4 हिस्से लेते हैं। अगर सपोज करें इस बॉडी का टाइम पीरियड है 12 सेकंड, इसका मकसद है पूरी वाइब्रेशन 12 सेकंड में होती है। पूरी वाइब्रेशन किस में हो जाती है? 12 सेकंड में। लेकिन यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 3 सेकंड होगा। यहां से लेकर यहां तक 3 सेकंड, यहां से लेकर यहां तक 3 सेकंड, यहां से लेकर यहां तक 3 सेकंड, और यहां से लेकर यहां तक 3 सेकंड। मीन्स इस 12 सेकंड के 4 हिस्से होंगे और एक एम्पलीट्यूड तय करने का 3 सेकंड होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो लास्ट में बताता हूँ, अभी नहीं आपको बता रहा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा
कोई भी चीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है उसके टोटल टाइम पीरियड के 4 हिस्से होते हैं। एक, क्योंकि वो उसको पूरी वाइब्रेशन के अंदर 4 बार एम्पलीट्यूड तय करना होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया है कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जब कोई भी चीज होती है तो वो एक वाइब्रेशन के अंदर 4 बार एम्पलीट्यूड तय करती है। जैसे ये है, एक बार एम्पलीट्यूड, दूसरी बार एम्पलीट्यूड, तीसरी बार एम्पलीट्यूड, चौथी बार एम्पलीट्यूड। तो मीन्स टाइम के 4 हिस्से होंगे। अगर टोटल टाइम पीरियड 12 सेकंड है तो एक एम्पलीट्यूड तय करने के 3 सेकंड होंगे। अगर टोटल टाइम 4 सेकंड है तो एक एम्पलीट्यूड तय करने का 1 सेकंड होगा। अगर टोटल टाइम पीरियड है ही 1 सेकंड तो एक एम्पलीट्यूड को 1/4 ऑफ सेकंड होगा। ठीक है, एक एम्पलीट्यूड 1/4 ऑफ सेकंड, दूसरा एम्पलीट्यूड 1/4 ऑफ सेकंड, तीसरा 1/4 ऑफ सेकंड, चौथा 1/4 ऑफ सेकंड। तो हमेशा टाइम पीरियड को तकसीम किया जाता है 4 हिस्सों के अंदर। उसके अंदर 4 जो हिस्से होते हैं उनमें से हर 1/4 हिस्से में एक एम्पलीट्यूड तय होता है। तो देखिए बेटा, जब बॉडी इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, ठीक है, आप सपोज करें ये एक्सट्रीम पोजीशन है और आप ये समझे मीन पोजीशन है और ये आप समझे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे होती है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे टाइम हुआ, टोटल टाइम नहीं लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम है 0। ठीक है, अब यहां से बॉडी यहां तक पहुंच जाएगी तो टाइम हो जाएगा T/4। T/4 में बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे इसके पास कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मकसद है कि टी जब 0 था इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी, 1/4 ऑफ टाइम के बाद क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और नेक्स्ट 1/4 के बाद, नेक्स्ट 1/4 मीन्स T/2, 1/4 प्लस 1 मीन्स T/4। T/4 के बाद यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए 0 पे T/4 पे काइनेटिक, उसके बाद T/4 के बाद पोटेंशियल, वापस T/4 के बाद काइनेटिक, वापस T/4 के बाद पोटेंशियल। इसका मकसद है हर T/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल। अगर इस एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, 3 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और 3 सेकंड के बाद मीन्स 6 सेकंड के बाद पोटेंशियल, मीन्स यहाँ से 3 सेकंड, और 9 सेकंड के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी, और 12 सेकंड के बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स हर 3 सेकंड के बाद पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में, और काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल में। इसको कहा जाता है पीरियडिक चेंज, कि ये जो एनर्जी होती है पीरियडिकली चेंज होती है। ठीक है, और ये एनर्जी जो होती है पीरियडिकली चेंज हो रही है, और इसका जो वेव फंक्शन बनता है वो लाइक अ वेव बनता है। वो आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे नहीं डिस्कस करते। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हर T/4 के बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो T/4 के बाद काइनेटिक बन जाएगी, अगर काइनेटिक है तो T/4 के बाद पोटेंशियल बन जाएगी। तो हर T/4 के बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर चेंज जो होती है वो पीरियडिक चेंज होती है। तो क्या होता है चेंज, कौन सी चीजें होती है, चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पीरियडिकली चेंज होते हैं। एक्सीलरेशन भी पीरियडिकली चेंज होती है, वेलोसिटी भी पीरियडिकली चेंज होती है, रिस्टोरिंग फोर्स भी पीरियडिकली चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट भी पीरियडिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब वेरिएबल चीजें। यहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम T/4 के बाद 0, फिर T/4 के बाद मैक्सिमम, फिर T/4 के बाद 0, फिर T/4 के बाद मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज हमें बताती है कि ये सब की सब चीजें चेंजिंग है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एक्सीलरेशन है, रिस्टोरिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है कोई और चीज हो, मुझे माइंड में नहीं आ रही, अगर आए तो मुझे बताइएगा। मेरे माइंड में अगर कोई और चीज आई तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से
कि ये चीजें चेंज हो रही होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आगे जो है वो हम प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे प्रोजेक्शन। कल वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुश्किल टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए मेहरबानी करके कल जो है वो एब्सेंट नहीं रहिएगा। फिर आप मैसेज करते रहते हो कि इसको रिपीट करें, इसको रिपीट करें। कल वाला टॉपिक जो है वो काइंडली आप उसको मिस नहीं कीजिएगा। फिर उसको उस सेंस में बताना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता।